cineinc.com। सैफ महमूद दिल्ली से आए हैं और यहाँ लंदन में हमारे साथ मौजूद हैं सिने इंक के इस प्रोग्राम में। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ऑथर मौजूद है तो इधर उधर की बातें न की जाए और सीधे सीधे जो मौजू है, टॉपिक है, उस पर आया जाए। सैफ साहब, किताब आपकी सामने आने वाली है मंजर आम पर और उसका जिक्र तो खासा हो रहा है, तो थोड़ा सा ज़रा सा लोगों को बता दीजिए कि आपकी किताब आपने ये कब कंसीव की, इसका नाम, टाइटल आपने किस वक्त डिसाइड किया और कब जहन में इसका एक खाका उभर कर आया? ये किताब का नाम तो है बिलवेड दिल्ली, अ मुग़ल सिटी एंड हर ग्रेटेस्ट पोएट्स। तो मैं करीब 6-7 साल पहले जो है एक ब्लॉग लिखा करता था। एक मैगज़ीन आती है, अभी आती है मैगज़ीन, तो फर्स्ट सिटी के नाम से दिल्ली में। उसके लिए मैं एक कॉलम लिखता था, एक ब्लॉग में लिखता था। उस ब्लॉग पे से वो अपने कॉलम के लिए कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाल लिया करते थे। उसके नाम था उस कॉलम का दिल्ली जो एक शहर था। तो ये जिक्र उसकी शुरू तो ये वहाँ से हुई थी साहब, कहानी। अच्छा, नाम से तो ऐसा लगता है ये उर्दू में कॉलम था। नहीं, कॉलम अंग्रेजी में था। एंड द ऑब्जेक्ट वाज टू प्रेजेंट द लिटरेरी आर्क ऑफ दिल्ली इन इंग्लिश टू दोज हु कांट रीड द उर्दू स्क्रिप्ट। तो जब तक ये आइडिया आपके जहन में आया और मुकम्मल हुआ तो एक चीज़ बहुत वाज़ेह हो गई जी कि टाइटल हो गया अंग्रेजी में। जी जी जो पहले उर्दू में होता था जी, और बाकी पूरी किताब भी अंग्रेजी में। बाकी पूरी किताब तो पहले भी जो है वो मेरे कॉलम्स तो अंग्रेजी में ही होते थे। अब किताब में क्या है कि जो कलाम मैंने इस्तेमाल किया है इन शोरा का, वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है और उसका अंग्रेजी में तर्जुमा भी है। ऑल ट्रांसलेशंस हैव बीन डन बाय मी एंड दे आर रादर बैड, क्योंकि देखिए पोइट्री डिफाइज ट्रांसलेशन, खासतौर पे जो उर्दू शायरी है उसका तो तर्जुमा हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लें। मैं समझता हूँ कि अब उन शोरा हजरात की बात की जाए जो आपकी किताब में एक इंतखाब की शक्ल में मौजूद हैं। जी, वो कौन पोइट्स हैं, कौन शोरा हजरात हैं? देखिए 1700 से लेके और 1905 तक के बीच में दिल्ली में जो कुछ हो रहा था, बहुत सारे इन्वेजन्स हुए। द मुगल एम्पायर वाज क्रम्बलिंग, बट अ पैरेलल एम्पायर वाज रनिंग इन दिल्ली एंड दैट वाज द एम्पायर ऑफ द उर्दू पोइट्री। और वो लखनऊ और हैदराबाद के अलावा दिल्ली जो है वो एक सीट था उर्दू पोइट्री का, एक प्रिंसिपल सीट थी उर्दू पोइट्री की। और दिल्ली जो है वो ख़ास तौर पे इसलिए लखनऊ और हैदराबाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द किला मोहल्ला, द रेड फोर्ट। दिल्ली स्कूल के जो 8 क्लासिकल उर्दू पोएट्स हैं उनको मैंने इस किताब में इंक्लूड किया है। और सिर्फ उनकी शायरी नहीं है, उन सब की कहानी और दिल्ली की कहानी उनकी आंखों से देखी गई है। एंड इंटरस्पर्स्ड वेरी हेविली विद देयर पोएट्री ट्रांसलेटेड बाय मी एंड देयर स्टोरीज एंड हाउ दे सॉ दिल्ली एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन दिल्ली इन दोस डेज। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं जो हालात हजरा उस वक्त का था, जी, जो हालात उस वक्त के थे, उनका भी कहीं ना कहीं जिक्र इसमें हो जाता है। सिर्फ उन्हीं का जिक्र है, चाहे वो सियासी हालात हों या समाजी हों, दोनों जी, दोनों चीज़, रिलीजियस। तो जिक्र शुरू करते हैं पहले शायर से, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा साहब। जी, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा सबसे पहले मैंने उन्हीं पे लिखा है। एक पहले किताब में मैं बता दूं आपको ब्रीफली कि किताब में पहले एक फॉरवर्ड है रक्षंदा जलील का छोटा सा, उसके बाद एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर सुहेल हाशमी साहब ने लिखा है ऑन द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ उर्दू इन दिल्ली। वाह। उसके बाद किताब शुरू होती है। मेरा फर्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम अब है दिल्ली जो एक शहर था। जब आपने इतनी बात कही है तो फिर एक बात मैं भी आपको याद दिलाता हूँ, किताब आपकी है लेकिन मैंने भी कुछ देखा है उसमें। ज़हरा निगाह, हाँ, साहिबा जो मशहूर शायरा हैं और उन्होंने मतलब कमाल की चीज़ें लिखी हैं, उनकी तरफ से भी उर्दू में लिखा हुआ एक बहुत प्यारा सा खत है आपके नाम। जी, बहुत अच्छा एक खत है, बहुत ही अच्छा। उसको मैं वैसे का वैसे ही किताब में छपवा रहा हूँ, उर्दू स्क्रिप्ट में ही, उन्हीं की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, और साथ में उसका ट्रांसलिटरेशन रोमन में। और रक्षंदा जलील जो कि उनकी ऑफिशियल ट्रांसलेटर हैं, उन्होंने उसको अंग्रेजी में उसका तर्जुमा भी किया है। तो वो तीनों चीज़ें भी किताब में बीच में आएंगी। और उसके अलावा ज़ियामुद्दीन साहब ने एक छोटा सा इख्तिबास लिखा है कवर के लिए। क्या बात है साहब, सारे सेलिब्रिटीज उसमें मौजूद हैं। हाँ, वाह। ओके, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। जी, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा वॉज द फर्स्ट सैटायरिस्ट इन क्लासिकल उर्दू पोइट्री। सौदा का ये था साहब कि 1710 के आसपास वो पैदा हुए थे दिल्ली में। उस वक्त चल क्या रहा था दिल्ली में, ज़रा ये भी आप देखें। औरंगज़ेब मर चुके थे, उसके बाद 3-4-5 जो हैं और उनके सक्सेसर्स आ चुके थे, आके चले गए थे। और फर्रुख सियर जो हैं वो ही वॉज द एम्परर, द मुग़ल एम्परर। उस ज़माने में इतना हंगामा था दिल्ली में
कि फ़र्रुख सियर कान के बहुत कच्चे थे, और फ़र्रुख सियर से ये कहा गया कि भाई देखिए एक ही तरीक़ा है मुग़ल एम्पायर को बचाने का, और वो ये है कि आप किसी को कुछ बोलने ना दें। आज भी यही तरीक़ा अपनाया जा रहा है हिंदुस्तान में, किसी को कुछ बोलने ना दें आप। तो वो किसी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं थी उस वक्त वहाँ। एक शायर थे मीर जाफ़र ज़टल्ली। ज़टल्ली जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है जो ज़टल बके बेहुदा बकवास जो करे, उस पर somebody who spews nonsense। और ये कॉइन किया गया है, ये लफ्ज़ उन्होंने खुद कॉइन किया था अपने लिए, मीर जाफ़र ज़टल्ली ने। तो इधर उधर की इस तरह की ज़टल बका करते थे। तो फ़र्रुख सियार ने एक सिक्का निकाला, उस सिक्के पे फ़ारसी का एक शेर लिखा था जिसमें फ़र्रुख सियार ने ज़ाहिर है अपनी तारीफ़ की थी। ज़टल्ली wrote a parody of that शेर and Farrukh Siyar pronounced a death sentence on him. And ज़टल्ली was killed in the very first year of Farrukh Siyar's rule. So in this political milieu was born Mirza Rafi Sauda, who would later be known as the best or the most renowned Urdu satirist ever. सौदा साहब का एक शेर जरूर सुना दीजिए, इसलिए कि किसी भी शायर को अगर एस्टैब्लिश करना है तो उसका एक शेर देखिए सौदा, मैं एक चीज़ सौदा की आपको सुनाता हूँ, नुस्खा कीमिया के नाम से। एक साहब जाते हैं एक हकीम के पास और उनसे कहते हैं कि साहब मुझे आप कोई ऐसा नुस्खा दीजिए जिससे मैं सारी ज़िंदगी जो है मैं मरूँ नहीं, नुस्खा कीमिया दीजिए मुझे आप। तो कहते हैं ठीक है, बहुत आसान है, मैं आपको दे देता हूँ नुस्खा, लेकिन ये याद रहे कि जब भी उस नुस्खे का आप इस्तेमाल करें तो आपको बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब जाहिर है ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर बंदर का ख्याल आएगा तो फिर वो नुस्खा काम नहीं करेगा। तो अब जाहिर है वो जब भी इस तरह की कोई बात करे, अब जब भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बात तो जरूर आएगी, बड़ी अटपटी सी बात है कि बंदर का ख्याल ना आए। तो इस पर एक पूरी नज़्म है सौदा की। लेकिन मैं जो शेर सुनाना चाह रहा हूँ सौदा का, आप लोग जानते हैं कि उर्दू लिटरेचर में एक हमेशा ये रिवायत रही है कि वो बहुत ही, उसने खुदा के साथ जो है बहुत गुस्ताखियाँ अलाउड हैं उसमें। फ़ारसी का एक इडियम है कि बा खुदा दीवाना बाशुद बा मोहम्मद होशियार, be as mad as you want with God, as crazy as you want, but with the Prophet Muhammad be careful, beware of what you say. सौदा defies this. सौदा का एक शेर है कि, और ये शेर ऐसा है कि साहब आज की तारीख़ में अगर हिंदुस्तान में आप पढ़ दें उसको तो मेरे ख्याल से 2-4 फतवे तो आ जाएं, पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के लिए आपको मार दिया जाएगा। शेर ये है कि बाज़ार मोहब्बत में नबूवत का बहा क्या, बाज़ार मोहब्बत में नबूवत का बहा क्या। हाँ, क्या मोल है, प्रॉफिटहुड का क्या मोल है बाज़ार मोहब्बत में। बाज़ार मोहब्बत में नबूवत का बहा क्या, एक जन ने लिया मोल नबी चंद दिरहम से। सौदा की वो कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है? करेज और बोल्डनेस, जो कि, और सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी बात यह है कि नहायत ही करेजियस शायरी करी, शहनशाहों को, एम्परर्स को, नवाबों की शान में खूब गुस्ताखी करी एक के बाद एक, लेकिन कभी भी जो है मुआवजा मिलना बंद नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कि मतलब शहनशाहों की तरफ से जो हाथ था वो हटा नहीं कभी। मिर्जा रफ़ी सौदा के बाद में ख्वाजा हसन मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द। अब देखिए दिल्ली में जब इन्वेजन्स हो रहे थे और एक के बाद एक दिल्ली को लूटा जा रहा था, तबाह किया जा रहा था, तो ये एक शख्स ख्वाजा मीर दर्द जो है एक कोने में बैठा हुआ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहा था। लेकिन और पूरा सिलसिला एक जो है ख्वाजा मीर दर्द से वाबस्ता है, सूफ़ी सिलसिला एक पूरा वाबस्ता है ख्वाजा मीर दर्द से। लेकिन उनके यहाँ भी आपको ऐसे ऐसे अशार मिलेंगे ख्वाजा मीर दर्द के यहाँ, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करें। ख्वाजा मीर, ये इनका शेर है। देखिए अभी बात हो रही थी इर्रेवरेंस की, है जी। तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करें, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करें। जी मतलब उर्दू का शायर क्या बात है। सिर्फ उर्दू का शायर नहीं हुजूर, उर्दू का एक ऐसा शायर जो एक खानका का हेड है, जो एक पूरा सिलसिला चला रहा है सूफियों का, जिसके वालिद दादा वगैरह सबका जो है एक ऐसा सिलसिला, सूफी सिलसिले से उनका ताल्लुक़ रहा है। सिर्फ ताल्लुक़ नहीं बल्कि इनके वालिद ने एक तरीक़ा जो है वो कायम किया था, इसका नाम तरीक़ा मोहम्मदिया था। मोहम्मद शाह रंगीला जो उस वक्त एम्परर थे, वो आ जाते थे अनअनाउंस्ड इनके खेमे में या इनके जहाँ भी ये सिखा रहे होते थे वहाँ कैंप में। तो इन्होंने एक दिन उनसे कह दिया कि देखिए ये आप मुझे इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं, यू कांट कम अनअनाउंस्ड टू मी। और किससे कहा जा रहा है? शहनशाह से। और कौन कह रहा है? ये एक शख्स जो एक कोने में बैठा हुआ और ये सब बातें कर रहा है और दुनिया से उसको ताल्लुक़ नहीं है। तो वो साहब नहीं आए कभी दोबारा। लेकिन वही बात फिर कि मुग़लिया सल्तनत का हाथ जो है उनके सर पे हमेशा कायम रहा। और जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ है तो उसके फ़ौरन बाद जो बेगम थी उस वक्त, जो प्रिजाइडिंग बेगम थी मुग़ल एम्परर की, उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली इनको ऑफ़र की
कि साहब आप यहाँ आप लोग मूव कर जाइए और यहाँ रहिए, आके आराम से खानका बनाइए अपनी वहाँ पे। इन्होंने मना कर दिया, वहाँ नहीं गए। लेकिन बहुत बाद में उस हवेली में वो शिफ्ट हुए और पुरानी दिल्ली में वो हवेली 1947 तक तो थी, अब उसका कोई जो है पता नहीं है कहाँ। ओके, तो ख्वाजा साहब के बाद में दर्द साहब के बाद आते हैं मीर तकी मीर। ओह, मीर तकी मीर, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जी हाँ जी हाँ, कि समझ में नहीं आता कि खुदाए सुखन है कि मीर तकी मीर का तो साहब ये है कि गालिब एंड मीर बोथ हैव रीच्ड ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट्स इन उर्दू लिटरेचर। आई थिंक ऑफ कोर्स बहुत लोग होंगे जो नहीं उससे इत्तेफाक रखते होंगे, बट बोथ ऑफ देम हैव रीच्ड इट थ्रू डिफरेंट मोड्स। गालिब मीर की जो ज़बान पे जो क्राफ्ट था मीर का, जो ज़बान पे जो अबूर था उनको, और आसान ज़बान पे, ऐसी रोज़मर्रा की ज़बान जिसको हम लोग समझ पाएँ, और उसके साथ साथ जो फ़लसफ़ा था वो बहुत कमाल का। एक शेर है साहब मीर का कि कैसी बहार हमसे असीरों को मना है। क्या बात है, वाह। कैसी बहार हमसे असीरों को मना है, चाके कफस से बाग की दीवार देखना। क्या बात है, चाके कफस से बाग की दीवार देखना। क्या चाके कफस से बाग की दीवार देखना, वाह। और लेकिन इसमें अगर आप फ़लसफ़ा देखें कि वो क्या रहा है शायर कि हालांकि मैं अपने महबूब से, अपने इश्क से बिल्कुल उतना ही दूर हूँ जितना इस कफस की चाक से ये दीवार मुझे दिख रही है बाग की, बट देयर वुड बी समथिंग ऑलवेज व्हिच विल मीडिएट बिटवीन द टू ऑफ अस। कभी हम मिल नहीं पाए। हाँ। शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैखाने में। हाँ। शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैखाने में, कुर्ता जुब्बा खुरका टोपी मस्ती में इनाम किया। वाह। और उसी में आता है कब का तर्क इस्लाम किया, कब का। और बीच में एक शेर और है कि किसका काबा कैसा किबला, कौन हरम है क्या एहराम, कूचे के उसके बाशिंदों ने सबको यहीं से सलाम किया। वाह वाह वाह। अच्छा वो भी सुनाई दीजिए। कशका खींचा ये, और मीर के दिनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। क्या बात है, मीर तकी मीर। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता सर, क्या हिम्मत नहीं हो सकती यार ये सब। और क्या वो बात है, चैलेंज है, जैसे कि पूरी एक अथॉरिटी को, एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करने वाली बात। आपने एक सन बताया था 1710 जिसमें सौदा साहब जी आते हैं जी। 1810 में मीर तकी मीर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं जी, रुखसत चले जाते हैं लखनऊ। दिल्ली में ये हालत हो जाती है कि इस कदर गरीब हैं कि वो अपनी शायरी को, अपने कलाम को जो है वो एक करेंसी बना लेते हैं बार्टर के लिए। तो अगर दवाएं चाहिए हैं तो साहब केमिस्ट फार्मासिस्ट के नाम से कुछ एक शेर कह दिया, दवा ले ली उससे, उसी अत्तार के अब देखिए लोग कहते हैं, ये भी एक बड़ा उर्दू ये शायद उनका है भी नहीं, ये कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने इस किस्म की बड़ी होमोसेक्सुअल टाइप की पोइट्री करी है। जो शख्स इस कदर शायरी कर रहा है हर वक्त हर चीज़ के लिए, अब मुझे जो है साहब सामने से पानी लेके वो जा रहा है शख्स, तो उससे मुझे पानी खरीदना है, तो क्या करूँ, मैंने उसकी खूबसूरती बयान कर दी एक शेर में। तो अच्छा, और मीर का कलाम जो है सबसे ज़ख़ीम कलाम है उर्दू लिटरेचर में, क्लासिकल उर्दू लिटरेचर में। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से थिक वॉल्यूम आपको कहीं नहीं मिलेगा। मीर तकी मीर तो ऐसे शायर हैं, मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम नाम ही सुना होगा जी। नाम हमारे गुलजार साहब को उनका जिक्र करना बड़ा अच्छा लगता है अपने गानों में। मीर की हो गजल वगैरह वगैरह है ना, एक पुरवाई वाला गाना है। मीर माइग्रेट करके लखनऊ चले गए, नवाब आसिफुद्दौला शुजाउद्दौला वहाँ नवाब, वो प्रिजाइडिंग नवाब। तो एक बार नवाब शुजाउद्दौला जो हैं वो मीर उनके साथ खड़े थे उनके महल में, और नवाब साहब एक छड़ी लेके ऐसे और मछली से खेल रहे थे। तो उन्होंने मीर से कहा कि मीर साहब कुछ सुनाइए। तो उन्होंने शुरू किया कुछ सुनाना, और नवाब साहब जो है वो छड़ी से खेलते रहे, मिसरा उठा नहीं रहे थे। तो मीर साहब ने कहा चुप हो गए। तो उन्होंने कहा मीर साहब आप सुनाइए। तो उन्होंने कहा जी हुजूर तवज्जो दें तो मैं कुछ सुनाऊँ। तो उन्होंने कहा कि हर अच्छा मिसरा मेरी तवज्जो का मुस्तहक होगा। मीर खफा हो गए और चले गए, उसके बाद कभी वापस नहीं आए। 1-2 हफ्ते के बाद नवाब साहब एक हाथी पे सवार जुमे की नमाज पढ़ के आ रहे थे, तो देखा कि मीर एक चाय खाने में बैठे हैं करीब में, लखनऊ का जिक्र। तो उन्होंने अपना कहा उससे उन लोगों से, भाई उनके यहाँ ले चलो जरा। तो क्योंकि वो हाथी पे थे, इतने ऊंचे थे, और मीर नीचे, मीर उठे नहीं, मीर इतने नीचे बैठे थे, तो उन्होंने कुछ जोर से बोलना पड़ा कि वो क्या कह रहे हैं ताकि उन तक आवाज़ पहुँचे। तो उन्होंने कहा मीर साहब क्या हुआ, आप बहुत दिनों से तशरीफ़ नहीं लाए। तो बजाय इसके कि कहते कि भाई क्यों नहीं आया या क्या, बोले कि हमारे यहाँ शुरफा सड़कों पे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। मिर्ज़ा गालिब, वो तो साहब वो कल एक नाक़िद गालिब ने मुझसे ये पूछा कि कलाम हज़रत गालिब का सबब क्या है।
मुझे बताओ कि दीवाने हजरत गालिब कलाम पाक है, इंजील है कि गीता है। लेकिन जिस तरह का फ़लसफ़ा और जिस तरह की यूनिवर्सल ब्रदरहुड गालिब लेके आते हैं अपने कलाम में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हूँ गर्मी निशाते तसव्वुर से नगमा संज, मैं अंदलीब हूँ गर्मी निशाते तसव्वुर से नगमा संज, मैं अंदलीब गुलशन न आफरीदा। वाह वाह वाह, गालिब एट हिज बेस्ट। मैं अंदलीब गुलशन न आफरीदा, आई एम द नाइटिंगेल ऑफ द गार्डन नॉट येट बोर्न। नॉट येट बोर्न, ये तो यह है जो आने वाले दिन है उनका, लेकिन ये कि लोग नहीं समझते मैं कौन हूँ। शम्मा बुझती है तो उसमें से धुआं, हुस्न गमज़े की कशाकश से छुटा मेरे बाद, बारे आराम से हैं अहले जफा मेरे बाद, गम से मरता हूँ कि इतना नहीं दुनिया में कोई जो करे ताज़ियत महरो वफा मेरे बाद। ये शेर है साहब कि कौन होता है हरीफे मैं मर्द अफगने इश्क। वाह क्या बात है सर। कौन होता है हरीफे मैं मर्द अफगने इश्क, है मुकर्रर लबे साकी पे सला मेरे बाद। वाह। अब ये शेर देखिए साहब, क्या बात कही जा रही है, बताइए क्यों कि ये इसका बड़ा अच्छा साहब, एक मंसूर सईद साहब पाकिस्तान में बहुत मशहूर कम्युनिस्ट प्ले राइट, थिएटर पर्सन, थेस्पियन, उनसे बहुत अरसे पहले किसी ने पूछा कि साहब इस शेर का क्या मतलब है। उनका भी देखिए ऐसा है, आपने अखाड़ा देखा है? अखाड़े में जब पहलवान जो है वो मात कर देता है सबको, तो उसके बाद गदा लेके और एक राउंड लगाता है और कहता है और कोई बचा है क्या, बताओ किसमें हिम्मत है। हाँ। ये वो है साहब, ये वही है। क्या बात। गालिब कह रहे अब कौन बचा, किसकी हिम्मत है कि इस तरह का टॉक्सिक पॉइजन जो है, हु कैन ड्रिंक द टॉक्सिक पॉइजन ऑफ लव आफ्टर मी, आफ्टर आई एम गॉन। तो ऐसा कोई है ही नहीं दूसरा। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाढ़ो ब्राह्मण को। लॉयल्टी सब्जेक्ट टू स्टेडफास्टनेस इज द रियल ईमान। वो है ईमान, चाहे जिससे भी आपको जो भी आपका ईमान हो उससे आप लॉयल्टी रखें तो वो असली ईमान है। हाँ। अगर ब्राह्मण का ईमान जो है वो भगवान में है, तो अगर वो ईमान उसका जो है वो कायम रहता है तो उसको ये हक हासिल है कि उसको काबे में दफनाया जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बाद ख्वाजा इब्राहिम ज़ौक़, जी शेख इब्राहिम ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़ आप लोग जानते हैं, वाज द पोएट लॉरिएट ऑफ द लास्ट मुगल कोर्ट, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे, और उनकी वजह से जब तक वो हयात रहे गालिब जो है वो पोएट लॉरिएट नहीं हो पाए। हाँ, नहीं हो पाए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि गालिब जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र के जो बड़े बेटे थे मिर्जा फ़खरू जी, उनके उस्ताद थे। उनके उस्ताद वो इसलिए थे क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि उनको कलिये में किस तरह से लाएं। और ज़ौक़ ने उनसे कहा कि देखिए वो गालिब का अपना शेर है कि है शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है, तो आप मिर्ज़ा फ़खरू का उनको जो है उस्ताद बना रहे हैं, देख लीजिए आप सोच समझ कर बनाइएगा, कहीं बच्चे पे क्या असर पड़े वगैरह वगैरह जी। लेकिन गालिब और ज़ौक़ के जो एनेक्डोट्स हैं साहब, जो उनके जो पोइटिक लड़ाई रही उनकी और ये सब, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जैसे कि एक बार ज़ौक़ जो है, और गालिब बिल्कुल सही समझते थे, उनको मालूम था कि ज़ौक़ की वजह से जो है उनकी वो किले में उनका दाखिला जो है समझ लीजिए ममनू है एक तरह से, हालांकि मुशायरों में बुलाए जाते थे। तो एक बार उन्होंने जुमला कस दिया था ज़ौक़ पे कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता वगरना नहीं। लेकिन ये तो तब हुआ कि जब उसके बाद जब किले का मुशायरा हुआ तो बहादुर शाह ज़फ़र से शिकायत की गई थी, तो उन्होंने पूछा कि मिर्ज़ा नौशा क्या आपने ये जुमला कसा उस्ताद ज़ौक़ पे? तो उनका हुजूर मैंने ये पढ़ा ज़रूर पर यह जुमला नहीं कसा है मैंने, ये मेरी नई गज़ल के मक्ते का मिसरा है। तो उनका पूरा मक्ता इरशाद फरमाएंगे आप? तो देन गालिब टर्न द टेबल्स ऑन हिमसेल्फ इमीडिएटली एंड सेड, ये पढ़ा उन्होंने पूरा कि वो बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। और पूरी की पूरी गज़ल जो है इम्प्रॉम्प्टू फिलबदी कही गई है, और उसमें क्या क्या शेर हैं, और एक शेर तो ऐसा भी आया ना कि उस पर खुद उस्ताद ज़ौक़ ने उसकी बहुत तारीफ़ की। आप मतलब बड़े दिलचस्प बात यह है कि हम ज़ौक़ का जिक्र कर रहे हैं और गालिब के अशार बार बार आ रहे हैं। अगर ज़ौक़ साहब सुन लें तो एक बार फिर सही बात कि भाई ज़ौक़ का कमाल ये था कि उन्होंने दहली के मुहावरों को जिस तरह से इस्तेमाल किया है अपनी शायरी में, उसके अलावा जितनी सादा आपको बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ा वगैरह नहीं मिलेगा ज़ौक़ के। बेहतर है मुलाकात मसीहा और खज़र से ए ज़ौक़, किसी हमदमे देरीना का मिलना बेहतर है मुलाकात मसीहा और खज़र से। कितनी आसान सी बात है, लेकिन कैसे कही गई है। और इस तरह के बहुत आपको अशार मिल जाएंगे ज़ौक़ के, जिसमें उन्होंने और ज़ौक़ की गज़लें जो हैं, मैं 2 या 3 गज़लें तो ऐसी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाई हैं। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, इसमें कितने अच्छे शेर हैं इसी गज़ल में। हो उम्र खिज़र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले।
बहुत अच्छे शेर हैं इस तरह। ओके, ज़ौक़ साहब के बाद? ज़ौक़ के बाद इसमें बहादुर शाह ज़फ़र खुद हैं और मोमिन हैं। बहादुर शाह ज़फ़र साहब का भी जिक्र कर लेते हैं। हाँ, इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा शक के बादल मंडराते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र ने खुद कितना कहा और कितना दूसरों के हवाले से कहा। हाँ, ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बहादुर शाह ज़फ़र की जो अच्छा कलाम है, ज़्यादातर कलाम वो ऐसा है कि वो इट इज़ रॉन्गली एस्क्राइब टू ज़ौक़ और एनीबडी एल्स, क्योंकि वो अंदाज ज़ौक़ का नहीं है। नहीं, वो तो ज़ौक़ की तो बात छोड़ दी है। जावेद अख्तर साहब के जो मुस्तर खराबादी हैं उस पे कहा जाता है कि वो कुछ उनकी चीजें हैं। वो एक गजल जो है जावेद साहब का ये कहना है कि वो मुस्तर खैराबादी की है कि, और उनका क्लेम जो है, ही सेज माय क्लेम इज प्रेडिकेटेड ऑन द फैक्ट दैट आई फाउंड दिस गजल इन माय ग्रैंडफादर्स डायरी। अब साहब मैं तो हिस्टोरियन हूँ नहीं, इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे अब्बा की डायरी में गालिब की गज़ल मिल जाए तो वो उनकी नहीं हो जाती है, इससे ज़्यादा कोई सबूत ज़रूरी है। ठीक है। बहरहाल लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र का कमाल ये था कि वो लंबी बहर में बहुत अच्छा कहा है उन्होंने, बहुत अच्छी चीज़ें कही हैं लंबी बहर में, और फ़लसफ़ा भी है साहब उनके, और अच्छा फ़लसफ़ा है। कोई एक दो ऐसे अशार जो लोगों ने कम सुने हों? एक तो ये भी बहादुर शाह ज़फ़र कम गाया गया, बहुत बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी। उन्होंने जिस तरह से अपनी हालत बयान की है अपने शेरों में, अपने कलाम में, वो मेरे ख्याल से एक कोई जो है प्रिजाइडिंग किंग, चाहे वो जितना भी ख़राब उसकी हालत हो, लेकिन वो इस तरह की चीज़ें कह रहा हो कि, और फिर जब डिपोर्ट करके रंगून भेज दिया गया तो सबसे मशहूर शेर जो उनका है कि 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में, है कितना बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। वो 2 गज़ ज़मीन दिल्ली में आज भी मौजूद है, मेहरौली के इलाके में, जो उन्होंने अपने जीते जी मार्क कर दी थी कि मुझे यहाँ दफन किया जाए। एक तो बहादुर शाह ज़फ़र साहब नहायत ही सुपरस्टिशियस किस्म के आदमी थे। उनको ये यकीन था बहुत दिनों तक कि उनकी रियाया में जो है वो जन्नात शामिल हैं, इसलिए चाहे सोल्जर्स दिल्ली तक आ गए हों, कुछ भी हो गया, उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो ये इस तरह, लेकिन आप ये देखिए साहब, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि बहादुर शाह ज़फ़र का जो कलाम है वो ऐसा नहीं मुझे लगता है कि किसी और का कहा हुआ हो। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बहादुर शाह ज़फ़र के सर्कमस्टांसेस देखेंगे तो उसमें जिस तरह से उन्होंने, अगर आप उनके जो रॉयल ऑर्डर्स वगैरह हैं उनको पढ़ें तो वो भी उसी तरह से कहे गए हैं, लिखे गए हैं जिस तरह से उनका कलाम है। तो जाहिर है हर चीज़ तो उनके लिए जो है कोई शायर बैठ के नहीं कर रहा था वहाँ। और रंगून में बहुत अच्छे अच्छे शेर उनके कहीं, सिर्फ ये तो एक वो है, एक उनको एक ही वॉज नॉट अलाउड पेन एंड पेपर। तो अगर बत्ती थी कमरे में, अगर बत्ती की बुझी हुई स्टिक से दीवार पे शेर लिखा करते थे। और जब उनका इंतकाल हुआ तो वो बहुत दिनों तक वो शेर प्रिजर्व थे। अब तो खैर नहीं, अब तो कब्र भी। और बहादुर शाह ज़फ़र के बाद हम आते हैं, और एक चीज़ और बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में साहब, बहादुर शाह ज़फ़र चाहे जैसे भी रहे हों, खुद शायर चाहे बेकार रहे हों या जैसे भी रहे हों, लेकिन एक बड़ा अच्छा किस्सा है साहब, एक आधे मिनट का। वो ये कि एक बार शबाना आज़मी ने कहा है कि मैं मॉस्को गई और मुझे पता शूटिंग कर रहे हैं, मुझे पता चला कि फैज़ चाचा आए हैं, तो मैं उनसे मिलने गई। तो उन्होंने कहा कि बेटिया तुम शाम को आना, हम तुम्हें अपना ताज़ा कलाम सुनाएंगे। तो जब मैं शाम को गई तो उन्होंने मुझे एक पर्चा पकड़ाया। मैंने पर्चा खोला और कहा कि माफ़ कीजिएगा फैज़ चाचा, मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। तो वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कैसे तुम्हारे माँ बाप शौकत और कैफ़ी की बेटी उर्दू नहीं आती वगैरह वगैरह। तो कह मैं बहुत घबरा गई और मैंने उनसे कहा कि लेकिन फैज़ चाचा मुझे आपका ज़्यादातर कलाम याद है, असबर। तो उनका मसलन, तो मैंने झट से एक शेर पढ़ा। तो फैज़ साहब ने एक लंबा सिगरेट का कश लिया और कहा कि मोहतरमा ये मीर तकी मीर का कलाम है। तो कह लेंगे मैं और घबरा गई और मैंने घबराहट में एक शेर और पढ़ा। तो वो आराम कुर्सी पे आराम से बैठ गए और बोले कि बेटा देखो मीर तक तो ठीक है, पर बहादुर शाह ज़फ़र को मैं शायर नहीं मानता। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र जैसे भी शायर रहे हों, उनके कोर्ट में जिस तरह के उर्दू शायर रहे हैं, मतलब ही हैड अ गैलेक्सी ऑफ उर्दू पोएट्स इन हिज कोर्ट। और नाम लीजिए आप, और वो ये सब जिनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जितने शोरा हैं, गालिब, मोमिन, ज़ौक़, खुद मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा, ये सब जो है वो उनके कोर्ट के शायर थे। मोमिन का कलाम बहुत कम है क्योंकि मोमिन की बहुत कम उम्री में उनकी मौत हो गई थी, छत पे से गिर गए थे। और तो लेकिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब उनके एक शेर पे जो है गालिब तैयार थे अपना पूरा का पूरा दीवान देने को उनको, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस एक शेर पे गालिब ने कहा था ये एक शेर में दे दीजिए, मेरा पूरा दीवान ले लीजिए। ऐसे ऐसे शेर हैं इसके अंदर कि जिसे आप गिनते थे बावफा, जिसे आप कहते थे आशना,
मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हमारे अब्बा ने अपनी किताब अभी आरिफ मोहम्मद खान साहब को इस शेर के साथ भेजी। और मेरे ख्याल से ये जिक्र होगा शाबान के ज़माने के, इसलिए कि दोनों एक दूसरे की बहुत सारी बातें भूल भी चुके हैं और दोनों एक दूसरे को याद भी दिलाते रहते हैं। खैर, दाग दहलवी। अब दाग दहलवी का कलाम, मेरे ख्याल से दाग का कलाम गालिब के बाद सबसे ज़्यादा गाया हुआ कलाम दाग का है। और दाग के बारे में लोगों का बहुत कुछ कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब, ये बात मैंने किताब में लिखी भी है और कुछ एकेडमिक्स का ये ख्याल है, ख़ास तौर पे प्रोफेसर शमीम हनफी वगैरह का, कि बहुत ही सस्ती शायरी थी दाग की। लेकिन ऐसी शायर, ऐसा कलाम, और गालिब खुद कह गए हैं कि ऐसा कलाम जो इसको कोठे पे, बालाखाने पे जो है वो तवाइफ और सड़क पे फ़कीर गाए, उस कलाम को तो कोई मात कर नहीं सकता है। तो दाग का ऐसा कलाम है, उज़राने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाइसे तर्के मुलाकात बताते भी नहीं। अच्छा, हम लोगों के यहाँ साहब बचपन से ही, आप लोग कई लोग हैं जो जानते हैं कि हम लोग के यहाँ तो बातें ही ऐसे होती हैं शेर व शायरी में। एक बार हमारे पास एक खरगोश था, जब मैं स्कूल में था तो एक खरगोश था मेरे पास। तो वो हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, शाम को खाना खा रहे थे। वो खरगोश साहब जो है वो किचन से झांक के देखते थे और उनको आप बुलाइए तो वो अंदर वापस चले जाते थे। तो हमारी अम्मा ने शेर पढ़ा कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू दाग। पर दाग की चीजें जो आपने जैसे इशारा किया ना, बहुत अच्छी आती हैं गाने में, बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा मकबूल। एक बात, लिरिकल है दाग, बहुत लिरिकल, बहुत लिरिकल है। एक बात और भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कुछ ऐसे शोरा हुए हैं उर्दू में जो उर्दू को मकबूलियत के एक ऐसी सतह पे ले गए जो शायद मीर के लिए भी आसान नहीं था। बिल्कुल, जहां दाग ले गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो गाने वालों के जरिए हो या किसी भी तरह से हो। बिल्कुल। तो दाग के बाद आती है उर्दू ज़बान, आते आते दाग। तो साहब दाग के बाद ये सिलसिला यहाँ खत्म हो जाता है। दाग डाइड इन 1905 इन हैदराबाद। ही हैड माइग्रेटेड फ्रॉम हियर टू रामपुर, देन ही केम बैक, देन ही वेंट टू हैदराबाद। और अपने इंतकाल से एक साल पहले दिल्ली आए 1904 में या 3 के एंड में, और वो दिल्ली का दाग का आखिरी विजिट था। दाग के शागिर्दों में अल्लामा इकबाल का भी शुमार है, सोचिए। और शुरू में अल्लामा ने उनको अपना काम भेजा ठीक कराने के लिए, लेकिन बाद में दाग ने उनको खुद ये लिख दिया कि आपको ज़रूरत नहीं है। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है, मैंने लिखा भी अपनी किताब में, कि उन दोनों का कलाम इतना डिफरेंट था कि दाग ने कहा होगा कि साहब ये तो मैं कहाँ इसको ठीक करूं। वाह 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 जी। बट व्हेन दाग डाइड, अल्लामा रोड अ ब्यूटीफुल यूलॉजी ऑन दाग। पंडित आनंद मोहन ज़ुत्शी गुलजार दहलवी 94 साल के हैं। उनके वालिद पंडित त्रिभुवन दास ज़ुत्शी जार दहलवी दाग के शागिर्द थे। क्या बात है। और ये कहते हैं, गुलजार दहलवी साहब का ये क्लेम है कि वो उनके पहले शागिर्द थे। मैं इस क्लेम को डिस्प्यूट करता हूँ क्योंकि हिस्टोरिकली ये पॉसिबल नहीं है कि पहले दाग है 2000 डिसाइपल्स, शागिर्द जरूर रहे होंगे, लेकिन इसलिए गुलजार दहलवी साहब उनको उस्ताद दादा कहते हैं। और गुलजार साहब के पास मैं गया दाग के बारे में बात करने के लिए, तो उन्होंने बात शुरू यहाँ से की कि देखो मियाँ, गालिब को गालिब बनाने वाला दाग था। तो मैंने पूछा कैसे? तो फरमाया कि गालिब तो फारसी में शायरी कर रहा था, उर्दू की शायरी भी इतनी मुश्किल थी कि किसी को समझ में ना आए, कुली बुलवाना पड़ जाए शेर उठाने के लिए। तो जब उसने देखा कि एक लौंडा इतनी आसान शायरी कर रहा है और इतना आम फहम हो गया है, तो उन्होंने बदला अपना स्टैंड। हालांकि ये बात हिस्टोरिकली गलत है, ये बात गलत है, ये हो ही नहीं सकता। गालिब, सबसे बड़ी बात तो ये कि गालिब ने अपनी जितनी भी मुश्किल और अच्छी जो शायरी है वो ज़्यादातर जो है 20-21 साल की उम्र तक कर ली थी कंप्लीट। दूसरी बात यह कि गालिब से जब दाग पहली बार मिले हैं, तो गालिब उस वक्त जो है बिल्कुल अपनी आखिरी उम्र में थे, और तब तक तो सब कुछ हो चुका था जो होना था। ये क्या चेंज किया उसके बाद उन्होंने स्टैंड। अच्छा, मेरे कुछ 2-3 सवाल हैं और आपकी किताब के हवाले से। आपने 8 शोरा का इंतखाब किया अपनी किताब के लिए जी, और 10 का नहीं किया। और या मैं ये कहूँ कि 8 का आपने इंतखाब किया, लेकिन उनमें कम से कम 4 ऐसे शोरा हैं या 2 ऐसे शोरा हैं जिनको आपने छोड़ दिया। आप कहें तो मैं कह देता हूँ, जैसे आजुर्दा का जिक्र नहीं है, जी देखिए, जैसे मुसफ़ी का जिक्र नहीं है। जी, इसमें 2 बातें हैं साहब। एक बात तो ये है कि जहाँ तक इस तरह के शोरा की बात है, जैसे मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा हो गए, ठीक, बहुत अच्छे शायर थे, बट ही वॉज हमारे यहाँ ना साहब, देखिए वकालत से तो मैं छूट नहीं सकता हूँ। हमारे यहाँ क्लास ए सीनियर क्वींस काउंसिल QC होता है और क्लास B क्वीन QC होता है। तो ये जो आजुर्दा वगैरह हैं, हातिम, ये सब क्लास B QCs में थे सर। ये क्लास B के शोरा में बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन वो मकाम इनका नहीं है जो इन लोगों का। पहली बात। हाँ, मुसफ़ी
इस तरह के एक आध शायर आपको शायद और मिल जाए, लेकिन वो गालिब का शेर है ना कि खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। तो यही बात है सर। अब देखिए जब आदमी लिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसको अपना, उसमें उसका जो इंतखाब है वो तो उसका अपना ही होगा, पर्सनल चॉइस। आज़ुर्दा से मुझे थोड़ी सी हमदर्दी इसलिए कि 1857 को जिसको अंग्रेज गदर कहते हैं और जंग की पहली जंग आज़ादी है, उसमें आज़ुर्दा को मारा जाता है। हाँ, मारा जाता है और एस्टैब्लिशमेंट के जरिए मारा जाता है। एस्टैब्लिशमेंट के जरिए मारा जाता है। मतलब ये बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उस वक्त 1857 के हवाले से बात कही जाती है कि दिल्ली में वो मैसेकर हुआ था जो शायद दुनिया के किसी शहर में ना हुआ हो, जिसमें 1400 जो अपने वक्त के इंटेलेक्चुअल से, जो बड़े से बड़े शायर थे, अदीब थे, लिखने वाले थे, मौसीकी थे, गाने बजाने वाले थे, उन सबको बिल्कुल अंग्रेजों ने, जिनका हम बड़ा लोहा मानते हैं, बड़े सिविलाइज्ड हैं, बड़े प्यारे हैं, बिल्कुल बाकायदा होलोकॉस्ट था। और उनमें आज़ुर्दा भी थे। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ी सी आज़ुर्दा से हमदर्दी है। खैर बहरहाल, लेकिन आपने मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर जवाब ये दे देता कि मैं क्या करूं, पब्लिशर ने कहा था सिर्फ 8। तो मेरे ऐसा मसला था नहीं, लेकिन आप वकील होते हुए भी इतनी ईमानदारी से जवाब दे दिया। देखिए पैसे नहीं मिले ना साहब इस जवाब के, फीस नहीं मिली इस जवाब की, इसलिए ईमानदारी का जवाब है। अगर आप मुझे फीस देते तो तब मैं आपसे पूछता कि आप क्या जवाब चाहते हैं, बताइए, मैं उस तरह का जवाब दूं। किताब में आपने किस तरह से अपनी स्टोरी को आगे लेके गए हैं? हाउ हैव यू टेकन द स्टोरी फॉरवर्ड? तो मैंने एक बहुत ही तवील 5-6 हज़ार अल्फाज का इंट्रोडक्शन है, हिस्टोरिकल इन्फ्लेक्शन ऑफ दिल्ली, उससे बात शुरू की है। उसमें ये बात भी मैंने वाज़ह कर दी है कि मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, तो लेकिन इसलिए इसको आप जो है इस तरह से पढ़ें। भाई देखिए अगर आप इश्क पे किताब लिख रहे हो तो या तो आप उसमें फ़लसफ़े की बात कर सकते हैं, इश्क के फ़िलासफ़र लिख सकता है, कोई साइको एनालिस्ट लिख सकता है, लेकिन आशिक भी लिख सकता है इश्क के बारे में। तो या आप उसको इस तरह से पढ़ें जैसे किसी आशिक ने इश्क के बारे में इश्क का पर्चा लिखा। तो ये अच्छा, उसके बाद ये जो 8 शोरा हैं, इन सब की कहानी कि ये कहाँ से शुरू होती है, उन लोगों की कहानी, कहाँ से आए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ मुशायरे पढ़े उन लोगों ने, वो सब जगहें जहाँ ये लोग रहते थे, जहाँ इन्होंने मुशायरे पढ़े हैं, जहाँ जाके बैठा करते थे, जहाँ मरे, जहाँ कब्रें जिन जिनकी हैं, वो उन सब की तस्वीर भी शामिल हैं। आज की तारीख में वो जगहें कैसी हैं, जैसे कि एक्सेलसियर सिनेमा, बहुत बढ़िया, बहुत अनंत रायना डॉक्यूमेंट्री फिल्में का फोटोग्राफर हैं, उन्होंने मेरी किताब के लिए पूरा फोटो शूट किया है। और ये जैसे एक्सेलसियर सिनेमा पुरानी दिल्ली में लाल कुएं के चौराहे पे एक्सेलसियर सिनेमा जो है, वो एक ज़माने में हकीम एहसानुल्लाह खां की हवेली का पार्ट था। और जहाँ पे सिनेमा है आज भी, चलता नहीं है, अभी 1 साल पहले तक चल रहा था, अब सिनेमा बंद हो गया है। जहाँ पे हॉल है सिनेमा का, वो बैठक थी जहाँ वो सब मुशायरे हुआ करते थे, जिसमें ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब और मोमिन ये सब लोग जाते थे। फिर अगर आप गली कासिम जहाँ से ही गुजरें तो ज़ाहिर गालिब की हवेली तो जो है सो है, उसको उन्होंने जिस तरह से रिस्टोर किया उसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ कुछ। लेकिन उसके बाद आपको जो है काले खां का फाटक मिल जाएगा। ये काले मियाँ वही थे जो कि अपने ज़माने के बहुत बड़े उस्ताद थे और अच्छे अच्छे शोरा हज़रात जो हैं वो उनके डिसाइपल्स रहे। और वो बहादुर शाह ज़फ़र के भी उस्ताद थे, और बहादुर शाह ज़फ़र से कह के उन्होंने गालिब को ये कमीशन किया था मुग़लिया सल्तनत की तारीख़ उर्दू पर फ़ारसी में लिखने के लिए। और गालिब पे जो ये 2 टाइटल्स कॉन्फ़र किए गए थे वो भी उनके कहने से कॉन्फ़र हुए थे, और उन्हीं की वजह से उनको एक रेगुलर इनकम आती थी किला मोहल्ला से। उनका घर है, और ये घर वो है जहाँ गालिब जब व्हेन ही वाज इम्प्रिजन्ड फॉर अबाउट अ मंथ एंड हाफ, वहाँ से जब निकल के आए तो इस कदर शर्मिंदा थे कि अपने घर नहीं गए, वहाँ काले साहब के घर पे आके रुके। तो किसी ने उनसे पूछा कि मिर्ज़ा नौशा आपको कैसा लग रहा है बाहर आके? कह लेंगे क्या बताऊँ, अभी तक गोरे की कैद में था, अब काले की कैद में। तो ये सब जगहें मौजूद, क्या बात है इसका। फिर गालिब का समझाना जो है, वो गालिब का जो ससुराल है वो मौजूद है, लोहारू हाउस वगैरह ये सब मौजूद है, उसकी तस्वीरें हैं सारी। अच्छा, कब्रों का जहाँ तक सवाल है साहब, मैं और मेरा फोटोग्राफर हम लोग ढूंढते ढूंढते मीर की कब्र ढूंढ के परेशान, लखनऊ में सिटी स्टेशन के पास। फिर एक साहब मिले, बाकर साहब, बहुत बुजुर्ग आदमी। उन्होंने कहा कि साहब मैं 60 साल से यहाँ हूँ, जब मैं आया था तब एक छोटी सी चीज़ एक कोने में थी जिसको लोग बताते थे कि मीर की कब्र है, था उस पर कुछ नहीं। उसके बाद वो एरिया जो है सब वो हैज़ बीन यूसर्फ्ड, और उस पर स्लम्स हैं, आप देख रहे हैं साहब, इसी के अंदर कहीं थी, उसके ऊपर से रेलवे लाइन चल गई है। और खुदाए सुखन आपने फरमाया, और मीर का जो वाहिद निशान है मीर का उस जगह लखनऊ में, वो एक कोने में, सड़क के कोने पे एक छोटा सा बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है मीर तकी मीर मार्ग, दैट्स ऑल। कोई जानता भी नहीं है वहाँ की मीर कौन है। कूचा चिलान में जहाँ मीर रहे थे दिल्ली में, वहाँ कोई नहीं जानता है। मोमिन का घर मौजूद है,
घर क्या है, उसको जो है काट के उसके अंदर बहुत छोटे छोटे मकानात और दुकानें बना दी गई हैं, पर वो जगह मौजूद है, वही बिल्डिंग है उसमें। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, बता रहा हूँ ये बात आप सबके सामने कि जिस तफसील से आपने बातें कही अपनी किताब के बारे में, इस कदर शौक़ जागा है उस किताब को देखने के लिए और पढ़ने के लिए भी, इसलिए कि इतनी सारी मालूमात एक साथ फराहम की गई हों एक किताब में, और वो भी ऐसे ज़बरदस्त शायर जो अपने वक्त के रहे हैं, ग्रेटेस्ट कुछ भी कहते रहिए, लेकिन कमाल की बातें हैं और कमाल का आपका अंदाज़े बयां है सैफ महमूद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। cineinc.com